हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। बच्चों, आज नया साल शुरू हो गया है, आज 2023 लग गया है, तो नए ईयर की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं और ईश्वर करे कि आप जीवन में जो भी चाहते हैं, जो भी आपका लक्ष्य है वो आपको प्राप्त हो और इसी जोश के साथ आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहें, आशा न छोड़ें और लगे रहें जब तक आप जो चाहते हैं वो ना मिले। क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव आता रहता है, वो सब छोड़कर हमको क्या करना चाहिए, हमें प्रयास में लगा रहना चाहिए ताकि जो भी हमारा अचीवमेंट है, यानी जो हम चाहते हैं लक्ष्य, जो हमारा गोल है, जो लक्ष्य है उसको हम प्राप्त कर सकें। और मैं इस लक्ष्य के रास्ते में मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा, क्योंकि हमें इस चीज़ को याद रखना चाहिए हमेशा कि हमें जब कोई लक्ष्य जब हम प्राप्त करना चाहते हैं तो हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो मीडियम अपनाते हैं वो हमेशा शुद्ध होना चाहिए। जैसे कि महात्मा गांधी जी कहते हैं कि साधन के साथ साध्य के साथ साथ साधन भी पवित्र होने चाहिए। तो इस शिक्षा के साथ, या कह लीजिए ये आज का हमारा मोटिवेशनल के साथ आप जीवन में आगे बढ़ें। तो हम बात करते हैं अब अपने टॉपिक पे। क्या हम पढ़ रहे थे दोस्तों, तो हम अगर बात करें तो हम यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज कर रहे थे। ठीक, इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो है भारत की जलवायु। ठीक है बच्चों, भारत की जलवायु। ठीक है, हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे थे इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत। और इसमें अगर हम बात करें तो हमारा भारत की जलवायु में हमने 2 क्लासेस ऑलरेडी कर ली है। कल क्लास नहीं ले पाया था, किसी रीजन से कुछ व्यस्तता रह गई थी, इस वजह से कल क्लास नहीं ले पाया, तो उसके लिए सॉरी। बट इसीलिए आज संडे था, फिर भी मैंने आज क्लास ली। तो और दूसरी चीज़ ये भी है कि हम 2 क्लासेस से पहले कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको बेसिक बताया। और लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो मैं आपको बताऊँ, मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था मानसून, भारतीय मानसून। जो टॉपिक हमारा चल रहा था, मतलब जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे, वो है भारतीय मानसून की उत्पत्ति के सिद्धांत, ये हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, भारतीय मानसून की उत्पत्ति के सिद्धांत हम लोग पढ़ रहे थे। और ठीक है, जिसके अंतर्गत मैंने आपको कहा कि हम लोग इसके अंतर्गत 3 सिद्धांत को पढ़ेंगे। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम लोग 3 सिद्धांत पढ़ेंगे। पहला सिद्धांत मैंने आपको बताया था, क्या था, थर्मल कॉन्सेप्ट ऑफ हैले। ठीक है, ऑफ हैले, यानी हैली की तापीय सिद्धांत, हैले का तापीय सिद्धांत। ठीक है, बहुत सारी जगह आप गूगल जब करेंगे तो इनको हैली की जगह हैले लिखा होगा और कहीं कहीं हैली लिखा होगा, तो वो है एक ही बात। ठीक है, कोई कोई हैले बोलता है इंग्लिश में और हैली बोलता है, क्योंकि वैसे पढ़ेंगे तो ये हैले ही होता है, बट कोई कोई जैसे क्या होता है वो हैली भी बोलते हैं। तो हैले का तापीय सिद्धांत। दूसरा है डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोन, यानी फ्लोन का गतिशील सिद्धांत। फ्लोन का गतिशील सिद्धांत, तो ये हम लोग ने किया था। ठीक है बच्चों, ये है थर्ड जो है जेट स्ट्रीम थ्योरी, जेट स्ट्रीम थ्योरी, यानी इसको जेट स्ट्रीम सिद्धांत हिंदी में भी बोलते हैं, जेट स्ट्रीम सिद्धांत। तो ये दोस्तों क्या है, अगर हम बात करें बच्चों, तो ये है भारतीय मानसून की उत्पत्ति के सिद्धांत। कितने सिद्धांत पढ़ते हैं हम भारत में, तो 3 सिद्धांत पढ़ते हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, मैंने लास्ट क्लास में थर्मल कॉन्सेप्ट ऑफ हैले मैंने आपको पढ़ा दिया था, और आज जो हम लोग करेंगे वो है डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोन। ठीक है, और फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे जेट स्ट्रीम थ्योरी। तो आज हम लोग का जो क्लास होने वाली है वो है डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोन। ठीक है बच्चों, तो जो भी बच्चे
पुराने हैं वो पिछली क्लासेस देखेंगे, क्योंकि मैंने फर्स्ट क्लास में भारतीय जलवायु की फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ाई थी, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बताए थे जो आपके आगे की क्लास में हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो आप से मैं ये उम्मीद जरूर कर सकता हूं कि आप पीछे क्लास जरूर देखेंगे। और मैं आपसे ये भी कहता हूं बच्चों की जो भी नया बच्चा जुड़ता है उससे बस मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि वो 15 से 20 मिनट से मेरी क्लास रुक कर देखें। देन उसको समझ में ना आए तब वो जाके कहीं और देख सकता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ, एक चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ कि आप जब एक बार क्लास पूरी देख लेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्लास में समझ में ना आए। बहुत टफ से टफ टॉपिक जो है मैं बड़े आसानी से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लेकर आपको समझाने का प्रयास करता हूँ ताकि आप समझ पाएँ। ठीक है, तो बस आपसे मेरा एक यही निवेदन है कि आप जो भी नए बच्चे जुड़ते हैं वो बस खाली थोड़ी देर रुक कर थोड़ा पेशेंस, जैसे कि आप मान लो कहीं जाते हैं तो कहीं तो 10-15 मिनट बिताएंगे तभी तो पता चलेगा ना कि वो कैसा पढ़ाता है। तो ऐसा ही मेरे साथ भी एक बार करके देखें। ठीक है, ये मत सोचिए कि ये थोड़ा कैसे पता नहीं क्या पढ़ाएंगे क्या है, तो आप बस खाली 10 से 15 मिनट रुकें, उसके बाद देन आपको डिसाइड करना है कि आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं भारतीय क्लाइमेट जो है किसी भी, चाहे वो फिजिकल ज्योग्राफी का हो चाहे इंडियन ज्योग्राफी का, इंडियन ज्योग्राफी में जो पूरी होल इंडियन ज्योग्राफी उसमें सबसे टफ टॉपिक क्लाइमेट होता है। लेकिन मैं आपको क्लाइमेट इतने आराम से पढ़ाऊंगा और इतने अच्छे समझाते हुए चलूंगा कि आपको दिक्कत तो होने ही वाली नहीं। बस आप खाली क्लास में बने रहें, क्लास में जो भी मैं बताता हूं उसको कॉन्सेंट्रेट होकर सुनते रहें और जो मैं लिखाता हूं वो आप साथ साथ लिखते चलें। ठीक है, तो ये सारा काम आप आराम से कर पाएंगे। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। थोड़ा सा आज न्यू ईयर है तो आप लोग जो भी नए पुराने मान लो कोई बच्चा बाद में आता है जो रिकॉर्डिंग दिखता है, उसके लिए भी बस यही एडवाइस है कि आप लोग अपने लिए बस जो भी आप चाहते हैं उसके लिए लगे रहें लक्ष्य को। ठीक है, क्योंकि परिस्थितियां अनुकूल कभी होती हैं कभी प्रतिकूल होती हैं, तो वो तो संघर्ष है, जीवन का नाम ही है दोस्तों संघर्ष। ठीक है, तो चलिए हम जो टॉपिक आज हम लोग जो करेंगे वो है फ्लोन का गतिशील सिद्धांत। ठीक है, यानी अगर हम इंग्लिश में बात करें इसको, डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ हेले। दिख रहा है ना क्लियर? अगर कोई दिक्कत हो तो सारा तो कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फ्लोन का गतिशील सिद्धांत हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं। देखो मैं आपको बता दूं, इसको जब पढ़ने से पहले हमें 3 चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम इस टॉपिक के अंदर एंटर करेंगे। ठीक है, वो क्या क्या चीज़ें हैं जिसको हमें पहले से पता होना चाहिए इस टॉपिक को पढ़ने से पहले, तो वो मैं आपको बता दूं। पहला जो है वो है कोरियोलिस फोर्स। क्या है दोस्तों? कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल, इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में कोरियोलिस फोर्स। ये लग रहा है हल्का चल रहा है तो मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, ब्लैक से लिख देता हूँ, कोरियोलिस फोर्स। सेकंड जो है वो है, इसमें और क्या जानना है तो सेकंड हमको पता होना चाहिए कि प्रेशर बेल्ट, क्या वायुदाब पेटियां, हिंदी में ही लिख दे रहा हूँ पहले, वायुदाब पेटियां। आप आराम से बहुत देखो, मैं बता दूं ये जो आप पढ़ रहे हैं जो डायनामिक ये फ्लोन का गतिशील सिद्धांत और दूसरी चीज जेट स्ट्रीम थ्योरी, पूरे इंडियन ज्योग्राफी में सबसे टफ टॉपिक यही 2 हैं। आप इसको समझ गए तो आप समझ लीजिए इंडियन ज्योग्राफी में आपकी नैया पार हो गई, क्लाइमेट भी आपका पार हो जाएगा, आपको दिक्कत कहीं नहीं आने वाली। इस टॉपिक को बस थोड़ा सा आपका कंसंट्रेट होकर आपको सुनना पड़ेगा। आपको शायद हो सके तो दोबारा रिकॉर्डिंग देखनी पड़ जाए, तो आप उसके लिए बिल्कुल बेफिक्र ना हो। मैं खुद जब आप तैयारी अभी भी मैं पढ़ता हूँ या जब मैं तैयारी कर रहा था, इसको मैंने कम से कम 5 से 6 बार खुद से पढ़ा है और मैं लगभग 4 से 5 बार पढ़ा चुका हूँ लोगों को। ठीक है, तो आप भी आराम से बस खाली एक बार में, किसी को ये टॉपिक नहीं समझ में आता, मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं 100% स्वीकार करता हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको 2-3 बार इसको रिकॉर्डेड जो वीडियो पड़ी होगी उसको देखना रहेगा। ठीक है, और क्लास के दौरान अब कम से कम ये आप ध्यान में रखेंगे कि क्लास के दौरान नोट्स बनाने पर कम
फोकस करें, ध्यान पर ज़्यादा मतलब समझने पर ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है, तभी आपको ये जल्दी से समझ में आएगा। क्योंकि नोट्स तो मान लीजिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्लास के दौरान, मैं दे दूँगा जगह, बता भी दूंगा, और उसके बाद आप बना लीजिएगा, ठीक है, या तो दोबारा जब देखेंगे तब बना लीजिएगा, लेकिन अभी के एक बार की दौर में आप हमेशा खाली आराम से देखेंगे सुनेंगे, ठीक है। तो वायुदाब पेटियाँ यानी यह है प्रेशर बेल्ट, प्रेशर बेल्ट, ठीक है, आपको आराम से बस खाली सुनना है। और तीसरा जो है वो है ITCZ, ITCZ यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब हिंदी में बोलूं तो हिंदी सुन लीजिए, अंतः कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, अंतः कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, ठीक है। ये 3 चीजें हमें पढ़नी है। इन 3 चीजों को अगर हम समझ गए तो हम क्या है फ्लोन के गतिशील सिद्धांत को बड़े आराम से समझ जाएंगे, ठीक है। तो हम पहली चीज को शुरू करते हैं, और पहला क्या है दोस्तों, तो पहला है कोरियोलिस फोर्स यानी कोरियोलिस बल, ठीक है। कोरियोलिस बल क्या होता है बड़े आराम से समझेंगे, बस आप आराम से ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं कोरियोलिस बल। क्या होता है कोरियोलिस बल, इस चीज को पहले हम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आपको मैं एक चीज बता दूं, इस जैसे मैं कोरियोलिस फोर्स जब बनाने जा रहा हूं तो कोरियोलिस फोर्स में आपको एक चीज याद रखना है कि ये सब टॉपिक जो हैं, जितने भी टॉपिक मैंने अभी लिखे हैं, ये ITCZ है, प्रेशर बेल्ट है, या ये कोरियोलिस फोर्स है, ये सारी चीजें जब हम क्या पढ़ेंगे, जब वर्ल्ड क्लाइमेट पढ़ेंगे यानी फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल जब हम पढ़ेंगे, तब वहाँ बहुत डिटेल से यह सारी चीज़ें पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम उनको उतना ही पढ़ेंगे जितना यहाँ पर काम है, और उतने से काम चल भी जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ज़्यादा डिटेल में ना जाकर बच्चों, हम सिर्फ उतना ही जानने की कोशिश करेंगे जितना यहाँ के लिए इम्पॉर्टेंट है। बाकी जब फिजिकल ज्योग्राफी जब मैं शुरू करूँगा इंडियन ज्योग्राफी के बाद, तब मैं वहाँ आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको मिस भी कर दूंगा, मैं खुद जानबूझकर नहीं बताऊँगा, क्योंकि वो यहाँ पर नीड नहीं। फिर क्या होगा, फिर यही, क्योंकि अगर मैं कोरियोलिस फोर्स की सारी चीज़ें बताने लगूंगा तो फिर एक क्लास कोरियोलिस फोर्स के ऊपर ही मुझे लेनी पड़ेगी। प्रेशर बेल्ट के ऊपर तो मुझे 2 क्लास लेनी पड़ेगी जब मैं प्रेशर बेल्ट पूरा समझा पाऊंगा 1 घंटे की। तो इस वजह से आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि मैं यहाँ पर सिर्फ उतनी ही चीज़ें बताऊंगा जितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें साइंटिस्ट नहीं बनना है, ठीक है। कोरियोलिस बल। अब ये जानिए कोरियोलिस बल होता क्या है, बड़े आराम से सुनेंगे, पहली मेरी बात को सुनेंगे। जैसे कि क्या है, ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, ठीक, ये अर्थ है। और अर्थ क्या कर रही है, अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है। क्या कर रही है, अपने, ये उसका क्या है, एक्सिस है, और इस एक्सिस पे वो क्या कर रही है दोस्तों, रोटेट कर रही है, यानी अपने अक्ष पर क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, ठीक है। और किस दिशा की ओर रोटेट कर रही है, तो आप ये जानते हैं कि ये जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है। कैसे, वेस्ट टू ईस्ट की ओर, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर अपनी दिशा की, अपने अक्ष पर रोटेट कर रही है, यानी घूम रही, घूर्णन कर रही है अपने अक्ष पर। ऐसे जैसे ये मान लीजिए पेन है, तो ये पेन क्या कर रहा है, अपने ये जो अक्ष है नीचे, ये जो मान लीजिए इसका अक्ष है, और ये क्या कर रहा है, अपने अक्ष पर ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे, ये देखिए ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे अक्ष पर, ऐसे चारों तरफ ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या कर रही है, पृथ्वी भी अपने एक्सिस पर क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है, ठीक है, घूर्णन कर रही है। इस घूर्णन के वजह से या इस रोटेशन की वजह से क्या होता है, इस पर एक फोर्स लगता है। ये एक आभासी फोर्स है, वास्तव में ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन एक आभासी फोर्स है। कौन सा फोर्स है, इस ठीक है, क्या कर रहा है, घूर्णन कर रही है। घूर्णन करने की वजह से होता क्या है कि इस पर क्या, अर्थ पर कुछ फ्री मूविंग बॉडीज होती हैं, फ्री मूविंग बॉडीज होती हैं। क्या होती हैं, फ्री मूविंग बॉडी। फ्री मूविंग बॉडी कौन कौन सी, जैसे वायु है, ठीक है, जल है, ठीक है, ये क्या है, ये फ्री मूविंग बॉडी है ना, यानी इनको मूव करने में मानव की कोई हस्तक्षेप नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, अपने हिसाब से मूव करती रहती है अर्थ पे, ठीक है। जिस तरफ उसको
आइडियल कंडीशन मिलती है। अब कौन सी आइडियल कंडीशन है वहां हम नहीं जाने की कोशिश करेंगे, आइडियल कंडीशन की ओर ये सारी चीजें चलती रहती हैं। ये अर्थ पे फ्री मूविंग बॉडी। और जब क्या करती है, अर्थ जब रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, तो इन पर क्या करता है, एक क्या होता है, इन पर एक फोर्स लगता है। ठीक है, उससे होता क्या है कि जो भी फ्री मूविंग बॉडी है, जैसे कि क्या है, ये 0 डिग्री है, ठीक है, ये 0 डिग्री है, और 0 डिग्री के ऊपर ये क्या है दोस्तों, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है, नॉर्थ हेमिस्फीयर है, यानी दोस्तों उत्तरी गोलार्ध है। और इसके 0 डिग्री के नीचे क्या होता है बच्चों, दक्षिणी गोलार्ध यानी साउथ हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध यानी साउथ हेमिस्फीयर ये होता है। तो इस रोटेशन की वजह से, अर्थ रोटेट कर रही है, इस रोटेशन की वजह से अर्थ पर एक फोर्स लगता है, जिसकी वजह से नॉर्थ हेमिस्फीयर में जितनी भी फ्री मूविंग बॉडी होती वो अपने दिशा से थोड़ी दाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। क्या होती है, अपने दाईं ओर थोड़ा सा हल्का सा डिफ्लेक्ट कर जाती हैं। क्या करती हैं, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, और अपने साउथ हेमिस्फीयर में अपनी दिशा के क्या होती है, बाईं ओर डिफ्लेक्ट कर जाती हैं। जैसे एग्जांपल की तौर समझें, मान लो हवा यहां से चलना प्रारंभ की इस दिशा की ओर, ऐसे, ये मान लो ए है, ठीक है, देखो अब समझेंगे थोड़ा समय, ये ए है और ये बी पॉइंट है। ठीक है, हवा क्या है, इधर से ए से बी की ओर उसने चलना प्रारंभ किया, लेकिन अर्थ के रोटेशन की वजह से, अर्थ के अपने अक्ष पर घूर्णन की वजह से क्या करते हैं, ये अपने दाईं ओर हल्का सा विक्षेपित हो जाती, यानी डिफ्लेक्ट कर जाती है। अब इसका दाईं ओर क्या होगा, ये हवा ऐसे चल रही है तो इसका दाईं ओर कैसा होगा, ऐसा। तो ये क्या होता है, ए से चलकर बी पर ना जाकर दोस्तों ये कहां पहुंच जाती है, बी डैश पर पहुंच जाती है। इस तरीके से ये क्या होती है, अपने मूल दिशा की ओर ना जाती हुई हल्की से विक्षेपित हो जाती है। इस बात को समझे आप कि नहीं समझे? मैं कह रहा हूं कि अर्थ क्या कर रही, अपने अक्ष पर रोटेट कर रही, ऐसे जैसे ये पेन है दोस्तों, ये पेन है, ये पेन अपने अक्ष पर इस तरीके से रोटेट कर रहा है, मान लो, ठीक है, ये अर्थ मान लो इसको इस तरीके से रोटेट कर रही, जिसकी वजह से इस पर क्या होता है, एक बल लगता है। उस बल के कारण क्या होता है, कुछ फ्री मूविंग बॉडी होती, यानी कुछ स्वतंत्र क्या होते हैं, बॉडी होती है जो अर्थ पर होती है। जैसे हमने बताया वायु एवं पानी, वो क्या होता है, जब घूम रहा होता है, जब ये अर्थ अपने रोटेट कर रही होती, तो उसकी वजह से क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में ये फ्री मूविंग बॉडी यानी वायु जो है अपने दिशा से राइट की ओर हल्का सा टर्न कर जाती है, हल्का सा विक्षेपित हो जाती है, यानी दाईं ओर हल्का मुड़ जाती है। और इसी तरीके से आप दक्षिणी गोलार्ध में देखेंगे तो मान लो ये कोई सी पॉइंट है और उसको जाना था डी पर, ठीक है, उसको जाना था डी पर, लेकिन अर्थ के रोटेशन की वजह से क्या हुआ, वो हल्का से विक्षेपित होकर डी पॉइंट पे, डी डैश पर पहुंच गए। ठीक है, अब आपको एक चीज ये भी समझ में, एक आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि जब ये जो है यहां से विक्षेपित हुआ है तो ये भी विक्षेपित हो जाना चाहिए था। नहीं, तो दोस्तों क्या है, हवा यहां से चल चुकी है, अब ये जहां कहीं भी विक्षेपित हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता। हवा यहां से जब चल चुकी है, मान लो हम यहां खड़े हैं और हम यहां से चल चुके हैं, तो ये वाला पॉइंट अब खिसक के कहीं भी चला जाए उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क है कि कहां जाना है, उस जगह पर फर्क पड़ता है। मगर वो वाला पॉइंट जो अर्थ जहां क्या होता है वहां पर होता है, वो रोटेटर की वजह से थोड़ा सा हल्का लेफ्ट की ओर टिल कर जाता है, राइट की ओर दक्षिणी गोलार्ध नॉर्थ हेमिस्फीयर में राइट की ओर हल्का विक्षेपित हो जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं की ओर हल्का विक्षेपित हो जाती है। इस चीज को समझ गया। बस यहां पर बस इतना जान ले कि अर्थ के घूर्णन की वजह से, ठीक है, अर्थ के घूर्णन की वजह से अर्थ पर एक फोर्स लगता है, जिसकी वजह से उत्तरी गोलार्ध में जो फ्री मूविंग बॉडी होती है जैसे वायु क्या होती है, अपने दिशा से दाएं और हल्का सा डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, और साउथ हेमिस्फीयर में यानी दक्षिणी गोलार्ध में अपनी दिशा से बाएं और हल्का सा विक्षेपित हो जाती हैं। इस चीज को बस इतना सा बस समझना है आपको, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, इसको समझ गए, और इसको समझ गए होंगे आप, कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। बहुत प्यारा सा है, इसमें कुछ नहीं जानना था, ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। ठीक,
इसको मैं बाद में बताऊंगा कि और क्या है, जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो मैं उसमें बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा, कहाँ पे ये ज़्यादा लगता है, कहाँ पे अर्थ पे कम होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बट यहाँ पर बस इतना ही जानना था कि अर्थ के रोटेशन की वजह से अर्थ पर एक फोर्स लगता है, जिसकी वजह से उत्तरी गोलार्ध में वायु अपनी दिशा से दाईं ओर हल्का से विक्षेपित हो जाती, यानी डिफ्लेक्ट कर जाती है, और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी दिशा से बाईं ओर हल्का सा विक्षेपित कर जाती। मैंने ये नहीं, ये बता दिया, ठीक है। बाईं और दाईं और कैसे, अब मान लो ये ऐसे चल रही तो ये आपका जो दायां होगा वही हवा का भी दायां होगा, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। तो ये हो गया, हमने समझ लिया कोरियोलिस फोर्स क्या होता है। आप इसको लिखना चाहें तो लिख लें, ठीक है, लिखना चाहें तो लिख लें, लिखें लिखें पृथ्वी के, लिखें थोड़ा सा इसके बारे में, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण या रोटेशन के कारण, मैं लिख दे रहा हूं घूर्णन, ऐसे लिखिएगा, घूर्णन लिखिएगा, ठीक है, घूर्णन के कारण या रोटेशन के कारण, इंग्लिश में रोटेशन बोलते हैं, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण उस पर एक आभासी बल लगता है, उस पर एक आभासी बल लगता है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दिशा से, उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दिशा से दाएं और विक्षेपित हो जाती हैं या मुड़ जाती हैं, अपनी दिशा से दाईं और विक्षेपित हो जाती हैं या मुड़ जाती हैं, तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी दिशा से बाएं और विक्षेपित या मुड़ जाती हैं, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, कोरियोलिस बल कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, कोरियोलिस बल कहते हैं, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर हल्का टर्न कर जाती है, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर हल्का सा टर्न कर जाती है। अब आप इसको समझ गए, अभी इसका हम लोग यूज करेंगे आगे, बट अभी यहाँ पर जान गए। दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या बताया इसमें, कि हम जानेंगे प्रेशर बेल्ट क्या होता है। अगर आपको ये नहीं समझ में आया ना आज, तो आपको लगे कुछ दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा समझ लेना कि अर्थ रोटेट कर रही है, उसके वजह से क्या होता है, उस पर एक बल लगता है, उस बल के कारण ये होता है कि अर्थ के उत्तरी गोलार्ध में हवाएं जो होती है अपनी दिशा से दाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी दिशा से बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। बस इतना समझना है, ज़्यादा साइंटिस्ट नहीं बनना है इसमें। मैंने क्या बोल दिया, मैंने कहा कि साइंटिस्ट बनने की कोशिश मत करिएगा, हमें सीखना है ज्योग्राफी को, तो हम साइंटिस्ट नहीं बनेंगे, ठीक है। बस हमें समझ लेना कि कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, बस उस अकॉर्डिंग हम काम करेंगे अपना, ठीक है। बाकी ये कहाँ पर ज़्यादा लगता है, कहाँ पर कम लगता है, तो ये हम आपको फिजिकल ज्योग्राफी में बताएंगे, अभी नहीं बताना चाह रहे हैं, क्योंकि फिर आप इसी में उलझ के रह जाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत क्रिटिकल टॉपिक है, इनमें थोड़ा थोड़ा जाने और अच्छे से जाने, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम जानेंगे दोस्तों, दूसरा चीज है प्रेशर बेल्ट। तो मैं इसको बट मिटा लूंगा, क्योंकि प्रेशर बेल्ट में हमको समझना है प्रेशर बेल्ट, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि प्रेशर बेल्ट को हम जानेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा इसमें प्रेशर बेल्ट। प्रेशर बेल्ट कितनी होती है दोस्तों, तो 4 प्रेशर बेल्ट है हमारे अर्थ पर। कौन कौन सी है, तो पहले मैं आपको उनका नाम लिख दे रहा हूं। पहली जो प्रेशर बेल्ट है वो है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है। इसको अगर हम बोलें तो उष्णकटिबंधीय अब यहां पर एक चीज याद रखिएगा कि यहां पर आप भूमध्य रेखीय मत लिखिएगा, ठीक है। आप यहां पर भूमध्य रेखीय, इक्वेटोरियल का मतलब आपको लग रहा होगा भूमध्य रेखीय, तो यहां पर भूमध्य रेखीय मत लिखिएगा, ठीक है। मैं आपको समझाने की जो बोल रहा हूं उसको आप ध्यान से रख सुनिएगा। बुकों में भी आपको भूमध्य रेखीय ही लिखा हुआ मिलेगा, बट आप मेरी बात को माने, यहां पर भूमध्य रेखीय मत लिखिएगा, यहां पर लिखिएगा उष्णकटिबंधीय निम्न वायुदाब, ठीक है, पेटी, ठीक है, ये होगा। इसकी हिंदी ये लिखिएगा, ठीक है, उष्णकटिबंधीय निम्न वायुदाब पेटी, ठीक।
मैं आपको पहले ही आगे कर दे रहा हूं, और ना बुकों में आप पढ़ के थोड़ा सा लगे कि सर गलत लिखा दिए, तो गलत नहीं, मेरा कुछ मोटिव है, उसको आप ध्यान में रख के पढ़ेंगे थोड़ा सा। दूसरा जो है वो है सब ट्रॉपिकल। अब ये हाई लो कैसे हो रहा है तो मैं उसको समझाऊंगा। हाई सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, थोड़ा सा लिख ले, फिर मैं आपको हर चीज को समझाऊंगा अभी। फिर है टेम्परेट, इसको सब ट्रॉपिकल मतलब क्या होगा, उपोष्ण दोस्तों, उपोष्ण, ठीक है, उपोष्ण कटिबंधीय, उच्च के बाद वायुदाब पेटी लिख लीजिएगा, ठीक है, उच्च के बाद वायुदाब पेटी। अब ये है टेम्परेट सी में, ठीक है। इसको क्या लिखे रहता है बुकों में, सब पोलर लिखा होगा, बुक में आप जब पढ़ेंगे इसको लिखा होगा सब पोलर, तो सब पोलर मत लिखिएगा, टेम्परेट लिखिएगा, ठीक है। टेम्परेट लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, शीतोष्ण निम्न वायुदाब पेटी आगे लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर फोर्थ जो है वो है क्या है, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, इसको बोलते हैं ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, ठीक है। तो ये हमारे अर्थ पर ये 4 वायुदाब पेटियां हैं, ठीक है। ये 4 वायुदाब पेटियां, आप नाम से वाकिफ हो गए तो आपको क्या होगा, थोड़ा सिमिलर हो जाएगा इस टॉपिक, इसीलिए मैंने आपको डायग्राम समझाने से पहले आपको नाम से थोड़ा परिचित करा दिया, ताकि आप थोड़ा सा समझें कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, कितने तरीके के हमारे पास प्रेशर बेल्ट होते हैं। तो आप एक बार फिर से अपने जो कॉपी बनाए हैं उस पर एक बार नज़र डालेंगे, जो आपने ये लिखी है चारों को एक बार पढ़ेंगे, तो आपको एक चीज, ठीक है, क्या है चारों, तो देखिए, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, टेम्परेट लो प्रेशर बेल्ट और पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। अब आपको एक चीज समझ में आना होगा कि हम प्रेशर बेल्ट पढ़ रहे हैं तो हमको क्या जानना है, कि हमें प्रेशर के बारे में जानना है। प्रेशर मतलब वायु दाब, ठीक है। अब वायु दाब कैसा होता है ये हम कैसे जान पाए, तो हमें उसके लिए क्या है, हमको कोई दिक्कत नहीं, हमें कैसे हम निकाले अपने यहाँ का प्रेशर, तो हमको ये तो पता नहीं कि कितना प्रेशर है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें कैसे निकालना होगा, तो हम एक चीज जानते हैं, क्या जानते हैं, कि जो टेम्परेचर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, किसके, प्रेशर के। क्या बताया था मैंने पहली क्लास में, टेम्परेचर क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। यानी अगर हमें टेम्परेचर पता चल जाए कि कहां पर क्या है, तो हम प्रेशर को बता सकते हैं, ठीक है, हम प्रेशर को बता सकते हैं। और हमें यहां पर क्या जानना है, प्रेशर जानना है, क्योंकि हम प्रेशर बेल्ट पढ़ रहे हैं। और हम ये कैसे जानेंगे, और कैसे जान पाएंगे, टेम्परेचर की वजह से, कि टेम्परेचर ज्यादा है तो प्रेशर लो हो जाएगा, ठीक है। और हमें ये टेम्परेचर कैसे पता चलेगा, तो हमें अर्थ पर हमारे लिए तापमान का क्या सोर्स है, सूर्य। यानी अगर हम सूर्य की स्थिति बता पाएं कि सूर्य कहां पर है, लंबवत है, कहां पर वर्टिकल है, तो हम बता पाएंगे वहां पर टेम्परेचर कैसा है, और फिर हम बता पाएंगे वहां का प्रेशर कैसा है। टेम्परेचर ज्यादा प्रेशर लो, टेम्परेचर कम प्रेशर हाई, ये तो आप जानते हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं कि टेम्परेचर प्रेशर कैसे लो हो जाता है, कैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अर्थ पर करता है। तो एक चीज समझे, जैसे कि दोस्तों क्या है, ये अर्थ है, बात को मेरी समझेंगे, मैं बहुत आराम से और बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, इसीलिए बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आपको समझ में आए। ये टॉपिक बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक है, ठीक है, इसको समझ गए तो आप समझ जाएंगे। और ये अर्थ है, सॉरी ये सन है, ये अर्थ है, ये ठीक है, ये दोस्तों ये अर्थ है, और ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है, ठीक है, समझेंगे। और ये क्या है दोस्तों, ये सन है, ये बच्चों सन है, ठीक है। सन पर क्या होती है दोस्तों, सन से दोस्तों क्या होती है, रेडिएशन निकलती है, सन रेडिएशन निकलती है, ठीक है, इस तरीके से, और ये अर्थ पर जाती है, ठीक है, इस तरीके से अर्थ पर जाती है, ठीक है।
ये जाती है सन रेडिएशन, ठीक है, जिसकी वजह से दोस्तों क्या होती है, सन का जो सरफेस होता है वो गर्म हो जाता है। सन का सरफेस, सॉरी सन नहीं, अर्थ, सन से रेडिएशन निकलती है और अर्थ का सरफेस जो होता है वो गर्म हो जाता है, ठीक है, जहां पर भी सन होता है। और अर्थ के सरफेस के पास में दोस्तों क्या होती है, अर्थ के सरफेस के पास में दोस्तों क्या होती है बच्चों, तो होती है हवा चल रही होती है। हवा ऐसे करके, हवा अर्थ के सरफेस पे ही तो चलती है, हवा क्या होती है, अर्थ के सरफेस पे चलती है, ठीक है। मैं इसके लिए दूसरा पेन यूज करता हूं क्योंकि आपको कलर डिफरेंट रहेगा तो ज्यादा समझ में आएगा। हवा क्या होती है, अर्थ के सरफेस के पास चलती है, ठीक है। हवा क्या है, अर्थ के सरफेस पे चलती है, इस तरीके से, इस तरीके से हवा अर्थ के सरफेस पे चलती है, इस तरीके से ऊपर, ठीक है। जब सरफेस गर्म होगा दोस्तों, जब सरफेस गर्म होगा तो हवा भी क्या होगी, हवा भी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। और हवा गर्म होकर हमेशा क्या होती है, ऊपर की ओर उठती है। ऊपर की ओर जब उठेगी तो क्या होगा, हवा जब ऊपर की ओर उठेगी, और प्रेशर कैसे बनता है, प्रेशर तो दोस्तों हवा से ही तो बनता है प्रेशर, ठीक है। प्रेशर क्या होता है, जब हवा, जब जहां पर हवा ज्यादा क्या पास पास रहेगी तब प्रेशर होता है, प्रेशर बनता है। लेकिन जब सनलाइट अर्थ पर पड़ी, अर्थ का सरफेस गर्म हुआ, सरफेस पे ही हवा चल रही थी और हवा भी गर्म हो गई, और हवा हमेशा गर्म होकर क्या होता है दोस्तों, ऊपर उठती, और ये ऊपर उठकर हवा क्या होगी, ऐसे चली जाती ऊपर, ठीक है, ऊपर जाएगी। तो अब क्या हो गया, यहां पर सरफेस पे प्रेशर दोस्तों क्या हो गया, इसी वजह से प्रेशर दोस्तों क्या होता है, कम होता है। तो जहां पर भी सरफेस पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, जहां पर सन की किरणें लंबवत या वर्टिकल पड़ेंगी, वहां पर टेम्परेचर हाई होगा और प्रेशर वहां पर क्या होगा, कम होगा, जिसकी वजह से ये आप समझ गए। यानी वहां पर प्रेशर क्यों कम होता है तो आप समझ गए, क्योंकि हवा गर्म होगी, हवा गर्म होकर ऊपर चली जाएगी, तो ये सरफेस दोस्तों क्या हो जाएगा, वहां पर प्रेशर दोस्तों क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बात समझ गए, क्लियर है। ये हम जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो और इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। फिर इसको, इसी में क्या होता है, एक चक्र बनने लगता है ऐसे, इसको कन्वेक्शनल साइकिल बोलते हैं। उसको अभी नहीं पढ़ना है, अभी बस इतना जानना क्यों प्रेशर हाई, टेम्परेचर हाई की वजह से प्रेशर क्यों कम होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि टेम्परेचर क्या होता है, सन की लाइट से प्राप्त होता है तापमान हमें, और टेम्परेचर की वजह से दोस्तों सन का सरफेस, सॉरी अर्थ का सरफेस दोस्तों क्या होता है, गर्म हो जाता है। गर्म हो, और सरफेस पे ही हवा चल रही है, तो जब सरफेस गर्म, तो उसके संपर्क में जो हवा चल रही, हवा आ जाएगी तो हवा भी गर्म हो जाएगी। और हवा गर्म होकर हमेशा क्या होती है, उसकी टेंडेंसी है, जैसे ही हवा गर्म होगी वैसे ही ऊपर जाएगी, और जैसे ही हवा वहां से गई वैसे ही प्रेशर भी खत्म हो जाता है। इसी वजह से वहां पर प्रेशर कम होता है। इसको समझ गया क्यों प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, या टेम्परेचर क्यों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। ये क्लियर है आपको, ठीक है। और दोस्तों अगर मजा आए वीडियो देखने पर तो दोस्तों एक बार कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ सर मुझे मजा आया, पढ़ने में अच्छा लगा, आप कैसा पढ़ाते हैं। जो भी कमेंट आपको मन से अच्छा लगे वैसा दीजिएगा, और जरूर कमेंट करिएगा जो भी देखते हैं बच्चे। मैं आपसे ये भी, ठीक है, क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को समझ में आ रहा है, तभी लोग, ठीक है, तो ये अप्रिसिएट होता है थोड़ा सा मेरा। तो आप ये समझ गए, ठीक है। तो अब हम अर्थ पर प्रेशर बेल्ट बनाते हैं, ठीक है, अभी हम समझ गए। अब हम अर्थ पर दोस्तों क्या करते हैं, प्रेशर बेल्ट को बनाते हैं, ठीक है। ये गोल अंडा सा ना बने तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ये जानने लगे ये अर्थ है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा सही बनाने का प्रयास तो करूँगा, लेकिन ना बने तो दोस्तों उसके लिए क्षमा प्रार्थी रहूँगा, ठीक है। बस आपको जानना है दोस्तों, ये क्या होती है, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है। ये क्या होता है दोस्तों, 0 डिग्री लैटिट्यूड। हल्का सा तिरछा विरछा बन जाए तो वो थोड़ी सी क्षमा चाहूँगा उसके लिए, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर कोई डिजिटल बोर्ड तो है नहीं दोस्तों कि थोड़ा सीधा बना दें, ठीक है। ये दोस्तों क्या होती है, ये 0 डिग्री होती है, जो क्या करती है, अर्थ को 2 बराबर भागों में बांटती है, जिसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध होता है, नीचे दक्षिणी गोलार्ध। ये 0 डिग्री होता है। 0 डिग्री के ऊपर दोस्तों क्या होता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, 23.5 डिग्री 66.5 डिग्री होता है, ठीक है, 66.5 डिग्री नॉर्थ। और ये क्या होता है, ये यहाँ पर होता है 90 डिग्री, ठीक है, ये, ठीक। इसके बाद इसी तरह यहाँ पर भी साउथ में भी इसी तरीके की, ठीक है, ये होती है 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री साउथ, इसको कर्क रेखा बोलते हैं। और ये जो होती है, ये 66.5 डिग्री साउथ, ठीक।
और ये 90 डिग्री साउथ। ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, 90 डिग्री नॉर्थ पोल है और 90 डिग्री साउथ पोल है। ये मैंने मोटी मोटी कुछ आपको रेखाएं बना दी, ठीक है, जिनके बारे में हमें जानना भी रहता है कि कौन कौन सी। और फिर क्या होता है, इन्हीं बेल्ट, जैसे 0 डिग्री है तो 0 डिग्री के 5 से 7 डिग्री, 5 से 7 डिग्री साउथ में और 5 से 7 डिग्री नॉर्थ में, इस तरीके से हम एक लाइन बना देते हैं, ठीक है। और इसके बीच का जो ये क्षेत्र होता है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पेटी, इसी को बोलते हैं दोस्तों पेटी। 0 डिग्री के 5 से 7 डिग्री नॉर्थ और 0 डिग्री के 5 से 7 डिग्री साउथ में हम क्या करते हैं, इस तरीके से लाइन बना देते हैं, जहां पर एक बेल्ट बन जाता है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से हम क्या करते हैं, इधर इसके भी 5 से 7 डिग्री नॉर्थ और 5 से 7 डिग्री साउथ क्या करते हैं, हम एक लाइन बना देते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी 5 से 7 डिग्री इधर और 5 से 7 डिग्री इधर, ठीक है। और इसी तरीके से हम साउथ में भी क्या करते हैं, 5 से 7 डिग्री इधर और 5 से 7 डिग्री इधर, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पर भी 5 से 7 डिग्री और 5 से 7 डिग्री ये, ठीक है। और ये जो बेल्ट बनता है, ये जो क्षेत्र बनता है 5 से 7 डिग्री, 0 डिग्री के नॉर्थ से 5 से 7 डिग्री, और ये 10 भी हो सकता है, कोई वो नहीं है, ठीक है, मगर हम 5 से 7 मान लेते हैं। और इसको बोलते हैं दोस्तों इक्वेटोरियल लो, इक्वेटोरियल लो, ठीक है। और इसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल हाई। अब ये हाई क्यों होता है तो मैं इसको बताऊंगा। और ये क्या होता है, इक्वेटोरियल टेम्परेट लो, ठीक है। और ये क्या होता है, पोलर हाई, ठीक है। पोलर हाई लिखा है, अगर नहीं दिख रहा हो तो उसको लिख लीजिएगा पोलर हाई, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर क्या होता है, इसी तरह से सेम वही नीचे भी कर दो, सब ट्रॉपिकल क्या होता है, हाई, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर क्या होता है, टेम्परेट, इंग्लिश में मैंने हिंदी में लिखा ही दिया, अब यहां पे मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, टेम्परेट क्या होता है, लो। और यहां पर क्या होता है, पोलर हाई, ठीक है। हाई है तो आपको हाई लिखना है, पोलर हाई। अब ये होता कैसे है, इसको समझना है आपको। सबसे पहली बात तो ये देखो, ये इसलिए होता है क्योंकि 0 डिग्री पर दोस्तों क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, लो होता है। 0 डिग्री पर प्रेशर क्या होता है, लो होता है। क्योंकि हम प्रेशर पढ़ रहे हैं तो प्रेशर लो है, तो इसीलिए इसको इक्वेटोरियल लो बोलते हैं। क्यों, क्योंकि हमने बताया था 0 डिग्री पर सन जो है साल में 2 बार लंबवत चमकता है, एक कब 21 मार्च को, दूसरा कब 23 सितंबर को। इस वजह से यहां पर हमेशा क्या रहता है, टेम्परेचर हमेशा लो बना रहता है, और सॉरी टेम्परेचर हमेशा ज्यादा रहता है और प्रेशर क्या होता है, हमेशा लो बना रहता है। क्योंकि अर्थ पर सर चाहे जहां पर भी हो, यहां पर सन की किरणें हमेशा लंबवत, यहां पर कभी लंबवत रहती तो कभी वर्टिकल, यानी यहां पर हमेशा तापमान बना रहता है। इस वजह से यहां पर क्या होता है, इस बेल्ट पर दोस्तों क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, लो होता है, और इसीलिए इसको इक्वेटोरियल लो बोलते हैं, ठीक है, इक्वेटोरियल लो। अब आपको बस कुछ नहीं करना, ये समझ गए। इसके बाद क्या होता है, इसको उल्टा करते जाओ, यहां पर हाई है, लो है, तो यहां पर हाई हो जाएगा। अब वो क्यों होता है, तो दोस्तों उसके लिए मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे पहले ही बोल दिया कि यहां पर नहीं जाने की जरूरत नहीं, तो मैं प्रेशर बेल्ट पढ़ाने लगा। तो बस आपको ये जानना है कि यहां पर 0 डिग्री पर लो होता है, उसका रीजन ये होता है क्योंकि सन अर्थ पर 2 बार लंबवत चमकता है। कब, 0 डिग्री पर लंबवत चमकता है, जिसके वजह से यहां पर साल भर तापमान बना रहता है, और तापमान बने रहने की वजह से क्या होता है, प्रेशर लो बना रहता है। इसी वजह से इसको प्रेशर लो होता है ये, तो इसीलिए इसको इक्वेटोरियल लो जोन बोलते हैं, ठीक है। और फिर हम इसके उल्टा करते जाएंगे, यहां पर लो है तो यहां पर हाई, और जब यहां पर हाई तो फिर इसका लो, यहां पर फिर प्रेशर लो। अब ये क्यों होता है, तो वो दोस्तों मैं आपको बोल दिया मैंने पहले ही में, कि आपको जब हम पढ़ाएंगे कब, क्या, प्रेशर बेल्ट, और यहां पर हाई, ठीक है। इसका इन्वर्स उल्टा करते जाएंगे बस। और यहां पर क्या होता है, प्रेशर, यहां पर प्रेशर हाई, और यहां पर प्रेशर लो, और यहां पर प्रेशर
पोलर पे तो वैसे ही प्रेशर हाई होगा, आप तो ये समझिए, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर की लाइट पहुँचती नहीं है, तो वहाँ पर हमेशा ही टेम्परेचर कम रहता है, मिनिमम 0 डिग्री माइनस में रहता है, तो माइनस में जाएगा तो यहाँ तो प्रेशर ज़्यादा रहेगा ही। तो यहाँ पर जब प्रेशर ज़्यादा है तो आप समझ ही रहे हैं, यहाँ प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ प्रेशर लो, और ये प्रेशर हाई लो का मैं देखो जब मैं ऐसे एरो बनाऊंगा तो उसका मतलब होगा लो, हमेशा याद रखिएगा किसी भी चीज़ में चाहे टेम्परेचर, और जब मैं ऐसे बनाऊंगा तो उसका मतलब हाई, हाई मतलब ऊपर की ओर जा रहा। तो आप समझ गए होंगे क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ पे देखो 0 डिग्री पर टेम्परेचर हमेशा बना रहता है, इस वजह से यहाँ पर प्रेशर कम रहता है, तो इसलिए इसको प्रेशर लो रहता है, तो इसी वजह से इसको इक्वेटोरियल लो बोलते हैं। हम अब क्या करेंगे, इसको इसी के अकॉर्डिंग क्या करें, इसका उल्टा करते जाएंगे। यहाँ पर प्रेशर हाई है तो यहाँ पर सॉरी लो है तो यहाँ पर हाई हो जाएगा, फिर यहाँ पर लो फिर हाई, उल्टा करते जाएंगे, एक के बाद एक हाई होगा एक दूसरा लो होगा, एक हाई होगा एक दूसरा लो होगा, इस तरीके से हम बना देते हैं। और वो क्यों होता है दोस्तों, तो मैं आपको जब प्रेशर बेल्ट फिजिकल ज्योग्राफी में बताऊंगा तब वहां पर आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब आप ये समझ में आ गया, ये प्रेशर बेल्ट होते हैं और इस तरीके से ये बने होते हैं। ठीक है, बस इतना जान गए कि प्रेशर बेल्ट क्या होते हैं, अर्थ पर कहां पर बने होते हैं, ये चीज आप जान गए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब हमें क्या देखो हम क्या जानते हैं, हम जानते ये हैं कि हमेशा हवाएं जो होती हैं प्रेशर बेल्ट में क्या होती है, अब यहां पर हवाएं चलेंगी, और हवा हम हमेशा जानते हैं कैसे चलती है दोस्तों, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलती हैं। आप ये चीज भी जानते हैं, आप इसको तो जानते ही ना कि हाई जो क्या होती है, हवाएं हमेशा क्या होती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती। मैंने बताया था प्रेशर ग्रेडियंट कैसे बनता है, प्रेशर ग्रेडियंट बनता है ना, तो प्रेशर ग्रेडियंट कहाँ बनता है, हाई से लो की ओर बनता है। इसी वजह से हवाएं भी दोस्तों क्या होती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलना प्रारंभ करती। ये मैंने आपको फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में बताया था। ठीक है, कि हवाएं जो हमेशा क्या होती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यानी जहां पर उच्च वायु दाब होता है वहां से चलना प्रारंभ करती है और निम्न वायु दाब की ओर चलती हैं हवाएं। मैंने ये आपको फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में बहुत आराम से बताया था। ठीक है, तो यहां पर आप देखें, सॉरी दोस्तों, यहां पर देखें, यहां पर ये देखें, यहां पर देखें हाई प्रेशर कहां है दोस्तों, तो हाई प्रेशर ये है, तो हवा कहां पर हाई और लो ये है, तो हवा कैसे चलेंगी, ऐसे ऐसे चलेगी ना, हाई से लो की ओर चलेंगी, हाई से लो की ओर चलेंगी। यहां पे भी देखो ये हाई प्रेशर है और ये लो है, तो इधर की ओर चलेंगी, ये ऐसे चलेंगी, ऐसे चलेंगी। लेकिन अब यहां पर एक चीज फिर कॉन्सेप्ट, कोरियोलिस बल काम करेगा। कोरियोलिस चलनी हवा ऐसे चाहिए थी, लेकिन क्या होता है, कोरियोलिस बात अर्थ पे कोरियोलिस बल लगता है, अर्थ पर क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स जो होता है वो काम, सॉरी एक सेकंड, अर्थ के रोटेशन के कारण क्या होता है, अर्थ पर क्या होता है, कोरियोलिस बल काम करता है, जिसकी वजह से क्या होती है, हवाएं उत्तरी गोलार्ध में अपनी दिशा से हल्की दाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। अब वहां देखिए सीधे ना चलकर दोस्तों क्या होगी, हवाएं हल्की से ऐसे करके दाहिना, इनका दाहिना किधर होगा, इनका दाहिना किधर है, जैसे ये हवा चल रही तो इनका दाहिना ये ऐसे चल रही है और इनका दाहिना किधर ये, तो ये क्या होगी, हल्का इधर की ओर विक्षेपित हो जाती, हल्का इधर की ओर विक्षेपित हो जाती, हल्का इधर की ओर विक्षेपित हो जाती, हल्का इधर की ओर विक्षेपित हो जाती। अब मैं इसको मिटाल दूं, मैं इसको मिटाल दूं, मैं इसको मिटाल दूं, मैं इसको मिटाल दूं, अब देखें हवाएं इस तरीके से चलने लगती हैं। और सेम इसी तरह यहां पर भी देखें, ये देखो ये ऐसे है, देखो ऐसे है हमेशा, देखो ये मान लो कोई घोड़ा है, घोड़े का ये मुंह है, ठीक है, ये आगे ये मुंह है, और आप उसको घोड़े की तरफ किधर की ओर बैठते हैं, घोड़े के मुंह की तरफ बैठते हैं ना कि पूंछ पकड़ के पूंछ की तरफ मुंह करके बैठते हैं, घोड़े के मुंह की तरफ मुंह करके आप बैठते हैं ना। तो जब आपका भी मुंह इधर रहेगा तो जो आपका दाहिना होगा उधर वो घोड़े का भी दाहिना हो, जो आपका हाथ का दाहिना वही। तो आप देखिए जब ऐसे चल रही थी तो हमारा दाहिना ये है, ये मुंह है, हम इधर घोड़े के लगाम करके पकड़ के बैठे और ये मेरा दाहिना है, तो हवा भी इधर की ओर। लेकिन जब हवा, ठीक है, लेकिन क्या है, साउथ गोलार्ध में क्या होता है, हवा क्या होती है, बाएं ओर चलती है, और बाएं क्या है हमारा, देखें ये मैं खड़ा हूं, ये मेरा बाएं कौन सा है, ये वाला बाएं है मेरा, ठीक है। तो हवा क्या होगी, अपने दिशा से बाईं ओर इस तरीके से डिफ्लेक्ट। तो यहां पर देखें ये कैसे डिफ्लेक्ट करेगी, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ये ऐसे। तो ये हवा चलती है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से दोस्तों क्या होती है, हवा चलती है, ठीक है। अब पहले मैं हवाओं को ही बना देता हूं। अब ये देखिए यहां पर भी ये हाई है, तो यहां पर हाई से लो की ओर, हाई से लो की ओर, हाई से लो की ओर। यहां देखिए ये हाई है और ये लो है, तो यहां पर क्या होगा, हाई से लो की ओर, हाई से लो की ओर, हाई से लो की ओर, हल्का सा टर्न करके बनेगी, ठीक है, चलेंगे हवा। इसी तरीके से हम यहाँ पे सब ट्रॉपिकल, यहाँ पर क्या होगा, हाई से दोस्तों, हाई से लो की ओर, हाई से लो की ओर, हाई से लो की ओर,
हाई से लो की ओर। अब ये आप समझ गए क्यों ऐसी हल्की टर्न हो रही, तो अब इसको मैं समझे, ये देखो अब समझ में आया ना कोरियोलिस फोर्स कैसे काम कर रहा है इस पे। इसी वजह से मैंने पहले हर चीज को पहले समझाया जो काम आने वाला है, फिर हम इसको बाद में समझ लेंगे, ठीक है। ये और इसमें क्या है, ये हाई है तो यहां पर ऐसे चलेगी, ये यहां पर ऐसे चलेगी, ये यहां पर ऐसे चलेगी, ये नहीं सॉरी, ये ऐसे नहीं बनेगी, ऐसे नहीं बनेगी, ये चलेंगी ऐसे, क्योंकि ये हमारा ये बायां हमारा ऐसे है ना, तो ये ऐसे चलेंगी, ऐसे 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 चलेंगी, ठीक है। ये क्या करेंगी, ऐसे चलेंगी, ठीक। ये तो सही है, ठीक है, ये सही है, ये इधर की ओर चलेंगी, ये ऐसे चलेंगी। तो अब आपको समझ में आ गया, ठीक है। ये हमारा इधर की ओर हल्का सा टर्न होंगी, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया, ये समझ में आ गया क्यों ऐसे हो रही, हवा ऐसे चल रही है। अब एक चीज जान लो, मैं यहां पे एक चीज और बता देता हूं, ठीक है, एक चीज और बता देता हूं। ये जो हवाएं हैं, इनको क्या बोलते हैं, जैसे ये हवा है और ये जो हवा है, इनको व्यापारिक पवने बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, व्यापारिक पवने बोलते हैं। व्यापारिक, इनको ट्रेड विंड बोला जाता है, ठीक है, इनको व्यापारिक पवने बोला जाता है, ठीक है, व्यापारिक पवने। ये दो जो जगह पर ये दो हैं, इनको व्यापारिक पवने, इनको ट्रेड विंड बोला जाता है। इंग्लिश लिख देता हूं मैं, ट्रेड विंड, ठीक है, ट्रेड विंड। अब देखिए हवा की दिशा मैंने निकालना आपको बताया था दूसरी क्लास में। हवा की दिशा कैसे निकालते, जैसे ये हवा है, मान लो ये देखिए, ये वाली हवा, ये वाली मैं हवा ले रहा हूं, ये देखिए ये हवा ऐसे चल रही है। हवा की दिशा निकालनी है तो हमेशा क्या करेंगे, पहले हम हवा जिस दिशा चल रही है वो चल देंगे, और फिर क्या करेंगे, ये नॉर्थ बना देंगे, उसका साउथ बना देंगे, ठीक है। ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है, ये ईस्ट होता है, यानी उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूरब। और हम हमेशा क्या करते हैं, जब भी दिशा निकालेंगे हवा क्या करेंगे, मान लो ये घोड़ा है, ये घोड़ा और ये घोड़े का मुंह है और ये घोड़े की पूंछ है, ये मैंने आपको घोड़े की पूंछ बना दी, ठीक है। और जब भी हम दिशा निकालनी होगी तो घोड़े की हमेशा पूंछ पकड़ेंगे, घोड़े की हमेशा पूंछ पकड़ेंगे, और पूंछ पकड़ेंगे तो पूंछ की तरफ क्या है, ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है। तो हवा की दिशा देखें क्या हो जाएगी, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। और क्या बोलता है इनको, व्यापारिक पवने बोलते हैं। तो क्या होता है, व्यापारिक, उत्तर पूर्व व्यापारिक पवने। समझ में आ गया हवा की दिशा कैसे निकालते हैं। हवा की दिशा हमेशा, मान लो ये ऐसे बना दिया एरो, और मान लो ये घोड़ा है तो घोड़े का मुंह ये हो गया और पूंछ ये हो गई, और हमेशा हमेशा दिशा निकालने के लिए हमेशा घोड़े की पूंछ पकड़ेंगे, और पूंछ पकड़ेंगे तो क्या है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो मैंने बोला उत्तर पूर्व व्यापारिक पवने, ठीक है, क्योंकि ये उत्तर पूर्व है और किनको क्या बोला जाता है, व्यापारिक पवने बोला जाता है, इसीलिए उत्तर पूर्व व्यापारिक पवने। अब ये वाली की दिशा निकालिए, देखें इसकी दिशा निकालेंगे, देखा ये है ऐसे चल रही है, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, मैंने बताया कि इसको क्या करेंगे, पहले नॉर्थ साउथ बना देंगे इस तरीके से, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट, ठीक है। और क्या करेंगे, इसकी पूंछ पकड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। इसकी दिशा क्या है, साउथ ईस्ट, और इसकी क्या दिशा है, तो मैं इसको मिटा लूं और फिर मैं बताता हूं इसकी दिशा क्या हो जाएगी। ये वाली की दिशा क्या हो जाएगी, साउथ ईस्ट। और क्या बोलते हैं इनको, व्यापारिक पवने, तो इनको साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, ट्रेड विंड। ये क्लियर हो गया, इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी आपको, ठीक है। अब हवा की दिशा निकालना जान गए, हवा किधर से किधर चलती ये जान गए, प्रेशर बेल्ट क्या होती है ये जान गए। अब हमें जानना है ITCZ। ITCZ मैंने बताया इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। अब यहां पर देखिए, सुनिए मेरी बात को सुनिएगा, ठीक है। अब इतनी चीजें समझ गए, अब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन जानेंगे, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन जानेंगे, यहीं पे समझेंगे, इसी में समझेंगे, ठीक है, इसी में समझेंगे। देखो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन क्या होता है तो इसको जानेंगे। देखो मैंने क्या बोला, IT नाम देखिए, नाम से ही आप जान जाएंगे, CZ। इंटर मतलब अंता, ट्रॉपिकल मतलब कटिबंध, और कन्वर्ज मतलब क्या होता है दोस्तों, कन्वर्ज मतलब दोस्तों क्या होता है, मुझे ये बताइए। कन्वर्ज मतलब क्या होता है, जब दो चीजें आसपास आ रही होती है, जब दो चीजों का मिलन होता है उसको कन्वर्ज बोलते हैं। इसको अभिसरण मतलब या मिलन स्थल बोलते हैं, यानी दो चीजें जब आसपास आ रही। और हम यहां पर बात किस चीज की कर रहे हैं, प्रेशर बेल्ट के अंतर्गत हम किस चीज की बात कर रहे हैं, तो हवाएं, यानी दो हवाएं जहां पर आसपास पर कन्वर्ज करती हैं, जहां पर आसपास में कन्वर्ज करती है। और कहां पर ये कन्वर्ज करती है, तो इंटरट्रॉपिकल, यानी इंटरट्रॉपिकल मतलब क्या है, जहां पर अंतः क्षेत्रीय, यहां पर भूमध्य रेखीय स्थल पर, यानी कहां पर, इस जगह पर। देखिए इस जगह पर क्या हो रही,
हवा देखिए इस जगह पर, ये वाला देखो इक्वेटोरियल, ये 0 डिग्री वाला, इस पे देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए इधर से हवा आ रही, इधर से आ रही हवा, इधर से आ रही, इधर से आ रही हवा, इधर से आ रही, 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 यानी ये जो क्षेत्र बनेगा, ये जो क्षेत्र बनेगा इसी को ITC-Z कहते हैं। ITC-Z क्या होता है तो मैं आपको देखो परिभाषा में बताता हूँ। भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब पर, भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब पर उत्तरी गोलार्ध से आने वाली व्यापारिक पवनें तथा दक्षिणी गोलार्ध से आने वाली व्यापारिक पवनों के मिलन स्थल को ITC-Z कहते हैं। ITC-Z बोलते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, अंतः कटिबंधीय मिलन अभिसरण क्षेत्र। जोन का मतलब क्या होता है, एरिया, क्षेत्र, और ये क्या है, एक जोन है ना, एक एरिया है, तो इसको क्या बोलते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। समझ में आ गया इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन क्या होता है। कन्वर्ज क्या कर रही है यहाँ पर, देखो कन्वर्ज का मतलब होता है जो भी कोई चीजें पास पास आती हैं, और यहाँ पर क्या पास पास आ रही, तो देखिए इनमें हवाएं पास पास आ रही हैं, और ये कहां पर बनता है हमेशा, ये हमेशा निम्न वायु दाब का क्षेत्र, और निम्न वायु दाब का क्षेत्र कहां पर है, 0 डिग्री, और कहां पर, भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब के क्षेत्र बनता है हमेशा। ठीक है, ये वाला जो इक्वेटोरियल लो वाला जो वायु दाब पेटी होती है, भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब पेटी पर, है ना, भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब पेटी पर, जहां पर इक्वेटोरियल लो वाला जो ये एरिया होता है, वहां पर जब क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध से आने वाली व्यापारिक पवनें और दक्षिणी गोलार्ध से आने वाली व्यापारिक पवनें, कौन कौन से, देखो ये उत्तरी गोलार्ध से आ रही है, 0 डिग्री है, 0 डिग्री के ऊपर उत्तरी गोलार्ध होता है, यहां से आने वाली व्यापारिक पवनें ये है, और दक्षिणी गोलार्ध से आने वाली व्यापारिक पवनें ये, जब ये दोनों आपस में कन्वर्ज कर जाती और वहां पर एक एरिया बन जाता, उसी को क्या बोलते हैं, ITC-Z। अब आपको समझ में आ गया ITC-Z भी समझ में आ गया। ठीक, मैंने जो 3 चीजें आपको कही थी, इसको समझने से पहले क्या हमको डायनेमिक कॉन्सेप्ट, अब ये मत भूल जाइए कि हम पढ़ क्या रहे थे, पता चले हम राम जी की कहानी सुनते सुनते हम राम जी को ही भूल जाएं, है ना, ऐसा ना करें। हम पढ़ रहे थे डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोन को, ठीक है, डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोन को पढ़ रहे थे, और डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोन में हमने ये 3 चीजें काम आएंगी हमारे, इसीलिए हमको इसको पढ़ना था। ठीक है, तो हम लोग मेन मुद्दा हमारा क्या था, डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोन पढ़ रहे थे, यानी फ्लोन का गतिशील सिद्धांत पढ़े, जिसके अंतर्गत हमें ये 3 चीजें पढ़नी थी पहले। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब पहुंचेंगे डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोन के ऊपर। अब हम लोग बात करेंगे सिद्धांत के ऊपर। देखो सिद्धांत पढ़ने से पहले हमें इतनी चीजें जरूरत थी पढ़ने की, अब क्यों, अभी आगे समझ में आ जाएगा। तो अब आपको ये भी समझ में, तो आप लिखना चाहें तो ITC-Z लिख लें। ठीक है, ये आपने बना लिया होगा, इसको थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले, फट से स्क्रीनशॉट ले ले फटाक से। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले फटाक से, और ठीक है, और चलिए ITC-Z को लिख ले थोड़ा सा। ITC-Z के बारे में मैं आपको थोड़ा सा लिख दूं, लिखो ITC-Z हेडिंग डालो और उसमें लिखो भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब पेटी पर, भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब पेटी पर, भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब पेटी पर उत्तरी गोलार्ध से आने वाली व्यापारिक पवनें, उत्तरी गोलार्ध से आने वाली व्यापारिक पवनें तथा दक्षिणी गोलार्ध से आने वाली व्यापारिक पवनों के मिलन स्थल को या मिलने से एक क्षेत्र का विकास होता है, जिसे ITC-Z कहा जाता है, अंतः कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, अंतः कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। अब इसमें एक चीज और लिख लें, इसमें इसी के आगे एक चीज थोड़ा सा और लिख लें, क्योंकि ये काम का है। क्या है तो ITC-Z लिखें, ITC-Z सूर्य की स्थिति में परिवर्तन के साथ, ITC-Z में सूर्य की स्थिति में परिवर्तन के साथ ITC-Z में भी परिवर्तन होता है। इस चीज को याद रखेंगे। क्या लिखा मैंने कहा है कि
सूर्य की स्पष्ट स्थिति में परिवर्तन से आईटीसी जेड में भी परिवर्तन हो, यानी सूर्य जब नॉर्थ की ओर शिफ्ट करेगा तो आईटीसी जेड भी क्या होगा, खिसक कर नॉर्थ की ओर जाएगी। यानी जब सूर्य अभी तो 0 डिग्री पर, मान लो 0 डिग्री से जब सूर्य क्या होगा 23.5 डिग्री जाएगा, तो ये जो आईटीसी जेड है ये भी खिसक कर क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा। और जब ये साउथ की ओर जाएगा तो ये भी खिसक कर नीचे की ओर जाएगा। यही बताते हैं कौन, डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो में वो। इसके आगे और भी कहानी है, हम उसको जानेंगे। ठीक है, तो ये जान गए, आईटीसी जेड जान लिया आपने, क्लियर है? ठीक है, आईटीसी जेड क्लियर है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग जा सकते हैं डायनेमिक फ्लो ऑफ कॉन्सेप्ट, है ना, डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोन के ऊपर। ठीक है, लेकिन हमें लगता है टाइम दोस्तों अब समय नहीं दे रहा आगे बढ़ने का, और इसके आगे की बात हम कल करेंगे। आज हमने 3 महत्वपूर्ण चीजें जानी हैं। कोरियोलिस फोर्स, मैं थोड़ा सा रिवीजन कर दे रहा हूं, दूसरा प्रेशर बेल्ट, तीसरा आईटीसी जेड। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है तो मैंने बताया, रिवीजन के तौर पे मैं बता रहा हूं कि अर्थ अपने अक्ष पर रोटेट कर रही है, उसकी वजह से उस पर एक बल लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अर्थ के उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने दिशा से हल्की दाहिने ओर विक्षेपित हो जाती हैं तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी दिशा से बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। उसे क्या बोलते हैं, कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं। ठीक, फिर मैंने कहा प्रेशर बेल्ट पढ़ाया हमने। प्रेशर बेल्ट में मैंने आपको बताया कि 4 तरीके के हमारे पास प्रेशर बेल्ट होते हैं। पहला होता है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, जिसको उष्णकटिबंधीय निम्न वायु दाब पेटी बोलते हैं। दूसरी होती है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, जिसको उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी बोलते हैं। तीसरी जो है टेम्परेट लो प्रेशर बेल्ट, जिसको शीतोष्ण हाई लो निम्न वायुदाब पेटी। फिर है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, जिसको ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी बोलते हैं। ये है, मैंने दिखा दिया। फिर मैंने आपको बताया कि इसी वजह से हवाएं, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर बेल्ट बने होते हैं और हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं, और वो इस तरीके से चलती हैं। लेकिन अर्थ पे क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स काम करता है, जिसकी वजह से हल्की से अपने दाहिनी ओर विक्षेपित हो जाती, तो इनकी दिशा क्या होती है, बदल जाती है। ठीक है, फिर मैंने आपको आईटीसी जेड पढ़ाया। आईटीसी जेड क्या होता है तो मैंने बताया भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी पर उत्तरी गोलार्ध से आने वाली व्यापारिक पवनें तथा दक्षिणी गोलार्ध से आने वाली व्यापारिक पवनों के अभिसरण क्षेत्र को आईटीसी जेड कहते हैं, या मिलन क्षेत्र को आईटीसी जेड कहते हैं। ये 3 चीजें मैंने आपको पढ़ाई, और बहुत प्यार से और बहुत आराम से, और आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अभी डायनामिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो बचा है, कल की 1 घंटे क्लास और पूरी होगी, और कल मैं आपको स्पष्ट बता दे रहा हूं, कल मैं ये सारी चीजें रिवीजन नहीं कराऊंगा, क्योंकि 1 घंटा मैंने इसी चीज को पढ़ाने पे लिया है कि ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। और मैं आपको ये चीज की दावा कर सकता हूं, पूरे यूट्यूब चैनल पर आपको इस तरीके से जो चीजें मैं दे रहा हूं, कंटेंट जो प्रोवाइड करा रहा हूं, जो चीजें पढ़ा रहा हूं, आपको इस तरीके से कोई पढ़ाते हुए मिलेगा नहीं। क्लाइमेट को लोग इस तरीके से पढ़ाते हैं कि 4 से 5 क्लास में समेट कर रख देते हैं उसको, जो शॉर्ट होते हैं उसको पढ़ा के चले जाते हैं। क्लाइमेट दोस्तों ऐसा टॉपिक है ना, जो पढ़ाने वाले होते हैं ना, उनकी भी आत्मा कांपती है जब पढ़ाते समय, कि कहीं से कुछ चीजें मिसकॉन्सेप्ट ना हो जाए, और पूरा कॉन्सेप्ट हिल जाता है इसमें। और क्लाइमेट एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अभी भी रिसर्च चल रहा है, जिसमें हम अभी तक निश्चिंत रूप से कुछ कह नहीं सकते क्या होने वाला है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए बहुत ध्यान और बहुत पेशेंस की जरूरत होती है। हो सकता है आपको कुछ चीजें मेरी अभी बताने पे ना समझ में आई हो, तो मैं इसको एग्री करता हूं, क्योंकि एक बार में ये टॉपिक मुझे नहीं समझ में आया, 2 बार में नहीं समझ में आया, तो आपके भी हो सकता नहीं आए। लेकिन आपका एक दायित्व तो ये बनता है कि आप 2 से 3 बार इसको रिवीजन करेंगे। रिवीजन में आपका क्या होगा, आप बहुत सी सारी चीजें जो आप मिस कर गए अभी क्लास में, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटर होता है, कॉन्सेंट्रेशन तो हमने किया है, कॉन्सेंट्रेट तो करके हम बैठे हैं, लेकिन क्या होता है हमें 30, अगर इस क्लास के दौरान मैं आपको बता दूं, आपने में जो मैंने बताया, अगर आपको 60 से 70% आप ग्रहण कर ले गए तो आप समझ लीजिए जीनियस हैं, आप जीनियस हैं। ठीक है, अगर आप 40 से 50% भी कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, दोबारा देखेंगे 80 हो जाएगा, दोबारा देखेंगे 100 हो जाएगा, लेकिन रिवीजन का टाइम चाहिए इसमें। एक चीज बता दूं, ये टॉपिक मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपको रिवीजन करना पड़ेगा इसमें, और एक बार नहीं 2-3 बार वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है, मजा आया पढ़ने, वास्तव में लगा कि हाँ वास्तव में मुझे कुछ सीखने को मिला है, तो जरूर आप दोस्तों कमेंट करके बताएं कि हमें क्या लगा, क्या अच्छा लगा,
कितना मज़ा आया, सारी चीज़ें बताएं कुछ, ठीक है, कमेंट करके। दूसरी चीज़ है, आप लाइक भी कर दिया करें और हाँ, अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, ताकि दोस्तों क्या है कि और भी लोग जुड़ें, और जुड़ेंगे तो लोग देखेंगे तो लोग अप्रिसिएट करेंगे, तो मुझे लगेगा कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ इस फील्ड में आकर, यूट्यूब पर अगर मैं कि कुछ मंशा लेकर आया हूँ तो आप लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगेगा। तो मैं जो आपके लिए हो सकता है, जितना आपसे बन सकता है, वो मैं सब करूँगा और मैं कर भी रहा हूँ, ठीक है। कल मैं आपको बता दूँ, मैंने इसकी नोट्स नहीं बनाई थी, मैं सच बता रहा हूँ, मैं इसकी नोट्स नहीं बताता, क्लाइमेट का मैंने आज तक नोट्स नहीं बनाया, लेकिन कल मुझे फील हुआ कि हो सके बच्चों को ना समझ में आए, तो मैंने कल आपको नोट्स बनाया आपके लिए, और लगभग 8 घंटे बैठ के कल नोट्स बनाया मैंने, सिर्फ इसी टॉपिक को। कब, किसके लिए? सिर्फ डायनेमिक कॉन्सेप्ट फ्लोन को समझाने के लिए। मुझे ये पहले से आता था, मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ, लेकिन मैं आपको वो गहराई देना चाह रहा था जो आपके लिए वास्तव में चाहिए। और कल मैं आपको जब बताऊंगा ना, अभी तो ये मैंने आपको डायनेमिक कॉन्सेप्ट फ्लोन की सिर्फ बेसिक चीजें बताई जो यूज में आने वाली। कल मैं आपको बताऊंगा रियल में डायनेमिक कॉन्सेप्ट फ्लोन होता क्या है, ठीक है। तो जो हेल्पिंग चीजें थी वो मैंने आज बता दी आज की क्लास में, और कल सीधे हम डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोन पर पहुंच जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज हम यहीं तक रखते हैं, और उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आप लोग वीडियो जरूर शेयर करेंगे, जरूर आप लोग दोस्तों सपोर्ट कर रहे होंगे मुझे, और जरूर वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे। और आज न्यू ईयर है दोस्तों, तो आज थोड़ा एंजॉय भी कर लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई, ठीक है। प्यास लगने लगी, सॉरी। तो ठीक है, तो चलिए हम फिर आज यहीं तक रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जुड़ने के लिए दोस्तों थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।